हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2019 का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 पहले 10 एमसीक्यूज आपने देख लिए होंगे। इस पार्ट में हम नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज देखेंगे 11 से लेके 30 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं भाई जैम 2019 का। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपका बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दे रखा है, आपसे पूछा हैज मिनिमम एट। भाई मैक्सिमा और मिनिमा का न्यूमेरिकल्स आता ही आता है आपके आईआईटी जैम के एग्जाम्स में। तो मिनिमम पूछा है। इसके जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको जैम 2021 में भी आया था, वहां पे भी सोल्व करवाया। आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए स्टूडेंट, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। अब यहाँ पे दोनों ही कैसे हैं भाई, x एंड इन x इंटू में e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको u इंटू वी का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो पहली टर्म, जैसे आप पहली टर्म को सेम रख लीजिए। ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर माइनस जो भी हो, मतलब e की पावर x, मान लो e की x है, उसका डेरिवेटिव e की x ही होता है। तो e का ऐसा कैसा कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे x का स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आएगा दैट इज -2x। क्या जाएगा, दैट इज -2x। उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू में e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जब अब आप यहां से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लीजिए। e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया। तो यहां से बचेगा आपका, देखिए ये हो गया 1 एंड प्लस माइनस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये -2x और ये भी x है। तो 1 - 2x का स्क्वायर यहां से आ जाएगा। तो ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ गई है। तो अब क्या करना होता है स्टूडेंट, इसके बाद कि ये जो आपका f डैश x आया है, इसको आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिए और x की वैल्यू निकालिए। तो अगर हम इस टर्म को 0 के इक्वल पुट करते हैं, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में -1 - 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए भाई ये जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये 0 के इक्वल हो नहीं सकती। तो इसको तो 0 के इक्वल नहीं पुट करेंगे, ये नहीं हो सकती। बट यहां से 1 - 2x का स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। और जैसे ही आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे स्टूडेंट, x यहां से क्या आ रहा है, +-1/√2 आ रहा है। क्या आ रहा है स्टूडेंट, +-1/2 रूट प्लस -1/√2 आ रहा है। अब देखिए भाई अगर आप इतना पॉइंट निकाल पाए तो दो ऑप्शन एलिमिनेट आप इजीली कर पाएंगे। दो ऑप्शन, एक ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, एक ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट। अब वैल्यू या तो 1/√2 आएगी पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में आएगी। अब इसके लिए क्या किया जाएगा स्टूडेंट, इसके लिए अब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, है ना। f डबल डैश मतलब कि डबल डेरिवेटिव निकालिए, इसी का दोबारा से डेरिवेटिव कीजिए और वहां पे आप इसकी वैल्यू पुट करके देखिए x की। अगर आपका f, है ना, देखो मैं इसको चलो मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं स्टूडेंट। तो हमारे पास पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए आपको। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, f फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, ये इनटू में 1, ये रहा जी। ठीक है ना, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर देना है स्टूडेंट। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए फिर से वही फार्मूला लगेगा कि पहली टर्म को आप सेम रखिए, ठीक है, और दूसरी टर्म 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा एंड यहाँ पे ये हो जाएगा -4x। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -4x हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्लस में e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा इंटू में क्या हो जाएगा -2x, और यहां पे ये वाली टर्म आ जाएगी आपका कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें भी इसको थोड़ा सा आप सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका, देखो -4x इंटू में e की पावर x का स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए। अब अगर इसको भी आप ओपन करेंगे तो ये आएगा -2, है ना, -2 प्लस में 4x का क्यूब, और इस पूरे का क्या कर सकते हो स्टूडेंट, आप इस पूरे का क्या कर सकते हो, e की पावर माइनस ये रहा। तो यहां से आप इस टर्म को कॉमन निकाल लीजिए, किसको, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, और ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी जी आपका -6x प्लस में 4x की क्यूब हो जाएगी, ये इस प्रकार से। अब भाई ये जो टर्म आई है इसके अंदर आप क्या पुट कीजिए, इस f डबल डैश x जो है इसके अंदर x की वैल्यू पुट कीजिए। तो x की यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल है स्टूडेंट, एक आप यहाँ पे +1/√2 पुट कर सकते हैं,
एंड दूसरी आप यहां से क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू -1/√2 पुट कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यू आपको पुट करके देखनी है, और जिस भी वैल्यू में मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, है ना, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो पॉइंट मिनिमा का पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट आपका मिनिमा का पॉइंट होगा। भाई ये बात ध्यान रख लेना, मिनिमा का, अगर f डबल डैश ग्रेटर देन 0 आ जाए, सॉरी ये आपका क्या रहा भाई, यहां भी 0 बड़ा हो जाए, और दूसरा फिर आप यहाँ पे डबल डैश x, यहाँ पे अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, सॉरी अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए ना तो मिनिमा का पॉइंट होता है, और यहाँ पे ये आपका मैक्सिमा का पॉइंट होता है। इस तरीके से आपको देखना होता है, ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा, ये मिनिमा का पॉइंट होगा। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आपको पता लगेगा कि x इज इक्वल टू 1/√2 ही मिनिमा आएगा। क्या आएगा भाई, यहाँ पे x इज इक्वल टू -√1/2 ही यहाँ पे मिनिमा का पॉइंट आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन पहले भी सोल्व करवाए हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव सोल्व कीजिए, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव सोल्व कीजिए, और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू पुट करके देखिए, और वहां से आपको मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट पता लग जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी आना था। तो पहला क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आपका फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी आप बोल सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पूछे हैं in each H2O, CS2 and SO2 molecule respectively। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स कितने, टोटल नंबर ऑफ मोड्स, पहले तो टोटल नंबर ऑफ मोड्स की बात कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। तो भाई ये आपका बेसिकली होते हैं भाई कितने वाइब्रेशनल मोड्स, ये होते हैं 3n-5 एंड 3n-6, इस तरीके से ये होते हैं भाई, आप सभी ने पढ़ा होगा। एक लीनियर के लिए होते हैं, एक नॉन लीनियर के होते हैं। अब यहां पे आपसे पूछा सिर्फ बेंडिंग वाले, कितने पूछे, सिर्फ बेंडिंग वाले पूछे, तो अब यहां पे ये वाले फार्मूले नहीं लगाएंगे स्टूडेंट। बेंडिंग के लिए फार्मूला होता है आपका 2n, यहां पे करेंगे 2n-4 एंड एक जगह किया जाता है 2n-5, ये फार्मूले होते हैं। ये वाला फार्मूला हो जाएगा बेसिकली आपका किसके लिए, लीनियर के लिए, ये वाला फार्मूला हो जाएगा लीनियर के लिए, और ये वाला फार्मूला हो जाता है किसके लिए, नॉन लीनियर के लिए। ये कब होते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं जब आपका बेंडिंग मोड्स पूछे, तो बेंडिंग मोड्स के लिए ये वाला फार्मूला होता है भाई। ये आपका टोटल मोड्स के लिए होता है, और ये आपका बेंडिंग मोड्स के लिए फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए भाई H2O कैसा है, लीनियर या नॉन लीनियर, तो पक्का ही नॉन लीनियर है। H2O के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 3 है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो पुट कीजिए यहाँ पे। तो H2O के केस में यहाँ पे जब आप 3 पुट करेंगे तो 3n-5, तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, ए नंबर ऑफ बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितना आएगा H2O के केस में, 1, क्योंकि नॉन लीनियर के लिए ये फार्मूला लगेगा। CS2 की बात अगर आप करोगे स्टूडेंट, CS2 लीनियर होता है, CS2 की जो आपकी हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार से आपका लीनियर शेप होती है CS2 की, तो ये लीनियर हो गया, तो इसके लिए फार्मूला लगेगा 2n-4। तो CS2 के लिए अगर आप 2n, यहां पे भी नंबर ऑफ एटम्स तो 3 ही है, तो 3 इंटू में 2, 6 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहां से। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करेंगे SO2 की, तो SO2 भी बेंट शेप शो करता है, नॉन लीनियर होता है, तो इसके लिए भी अगर आप बात करेंगे तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स बेंडिंग वाले यहां से भी एक ही आएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे स्टूडेंट तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड जो होते हैं वो लीनियर के लिए होते हैं 3n-5, है ना, और नॉन लीनियर के होते हैं 3n-6। ये तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं। इन्होंने सिर्फ आपका बेंडिंग मोड्स पूछे, तो बेंडिंग मोड्स हम इस तरीके से निकालते हैं, 2n-4 हो जाते हैं लीनियर के लिए एंड 2n-5 हो जाते हैं नॉन लीनियर के लिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को करते तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ भाई, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से या फिजिकल से। द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए निकालने भाई, HBr के लिए निकालने हैं। molecule that is constrained to translate along a straight line। देखिए ये कंस्ट्रेंट कर दिया है एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, यानी कि एक एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको स्ट्रेट कर दिया गया है, कंस्ट्रेंट कर दिया गया है, बट डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रेंट फॉर रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, है ना, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल।
देखिए स्टूडेंट, अगर आप बात करेंगे मेरे पास कि आपका DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3n, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है 3n। ठीक है, अब भाई ठीक है, ये बात समझ में आ गई। HBr के 2 है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे कितने होने चाहिए, 6। कितने होने चाहिए, 6। बट देखो स्टूडेंट 6 तब होते, 6 में से 3 तो 6 में से 3 तो यहां पे आपका ट्रांसलेशनल वाले ही होते हैं। 6 में से 3 तो आपका यहां पे ट्रांसलेशनल होते हैं एंड 3 आपका यहां पे कौन से होते हैं भाई, आपका रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल होते हैं। रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल होते हैं। ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल सही है। लेकिन स्टूडेंट प्रॉब्लम कहां पे आ गई, इन्होंने बोल दिया है, इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान से देखिएगा कि अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब कि यहां पे आपका एक एक्सिस के अलोंग ही आपको ट्रांसलेशनल देखने हैं। मान लीजिए भैया हमारे पास डिफरेंट एक्सिस होती हैं, तो आपको किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ही ये आपको वैल्यू देखनी होगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 2 वाले आपका फिर क्या होंगे, आपका टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे। ट्रांसलेशनल में सिर्फ एक ही काउंट किया जाएगा क्योंकि यहां पे एक एक्सिस की बात की जा रही है। एंड रोटेशनल और वाइब्रेशनल के लिए यहां पे कोई भी कंडीशंस नहीं लगाई है, इसलिए उन तीनों को काउंट करेंगे। तो 1 + 3 = 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 4th। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 4th इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। दिस इज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ गैसेस या फिर गैसियस स्टेट आप इसे बोल सकते हैं। इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS स्पीड की बात की गई है यहां पे भाई, ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन बोले तो O2 एंड मोलिकुलर हाइड्रोजन बोले तो H2, इन दोनों का रेशियो आपको बताना भाई। सबसे पहली बात तो हमारा जो भाई स्पीड होती है VRMS का जो फॉर्मूला होता है दैट इज √3RT/m, √3RT/m होता है फार्मूला। m यहां पे मोलिकुलर वेट ही होता है या मोलिकुलर मास ही होता है। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे वेलोसिटी RMS की, किसके लिए बात करेंगे भाई, पहले O2 के लिए, O2 के लिए। तो O2 के लिए बात करोगे तो देखिए 3RT एंड यहां पे आप क्या लिखेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ O2, है ना भाई, समझ में आ गई है बात। वहीं पे अगर आप इसके नीचे लिखेंगे VRMS किसकी, H2 की, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड कर दो इसको, रेशियो निकालना है तो। ठीक है, तो यहां पे भी लिखेंगे 3RT/m एंड मोलिकुलर वेट ऑफ H2। अब H2 का ऊपर चला जाएगा एंड O2 का नीचे आ जाएगा। जब आप इस रेशियो को देखोगे बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ऊपर आएगा मोलिकुलर वेट ऑफ H2 एंड नीचे आएगा मोलिकुलर वेट ऑफ O2। और जब आप इससे देखेंगे H2 का कितना होता है स्टूडेंट, 2 होता है H2 का, और इसका कितना होता है 32 होता है। तो यहां से जब देखेंगे तो 1/16 आएगा और उसका अंडर रूट, 1/16 और उसका अंडर रूट, उसको जब आप देखेंगे तो यहां से आ जाएगा 1/4। कहने का मतलब है स्टूडेंट रेशियो कितना आ जाएगा, 1/4। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1/4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा आपको ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां पे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। तो मोलिकुलर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्पीड होती है वो मोलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये देख लेना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली निकाल पाते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपको हाफ लाइफ मेथड पढ़ाया जाता है। देखिए केमिकल काइनेटिक्स में हम बहुत सारे मेथड पढ़ते हैं किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को पता करने के लिए। जैसे एक तो हम किसी रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख के ऑर्डर बता देते हैं, ग्राफिकल मेथड भी होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। उनमें से एक मेथड होता है हाफ लाइफ टाइम मेथड। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं भाई IIT जैम के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए द हाफ लाइफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन, भाई जैम 2021 में भी क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। ए से पी, इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन 0.1 एंड 0.4 आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए स्टूडेंट। पहली बात तो आप ये बात ध्यान रख लें अभी से, अगर रख लोगे तो बहुत बढ़िया है कि देखिए अगर मैं आपसे बात करूं हाफ लाइफ टाइम, तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब भाई हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर आप इस पे ये कह दो कि n-1 होता है। क्या कह दोगे यहाँ पे, n-1 होता है। क्यों,
अगर मैं आपका जीरो ऑर्डर के लिए लिख के दिखाऊं ये फार्मूला, तो जीरो ऑर्डर के लिए फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो टी हाफ लाइफ का, वो होता है ए नोट बाई टू के, ए नोट बाई टू के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो फार्मूला होता है वहां पे तो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, मतलब कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता है। 0.693 डिवाइड बाई क्या हो जाता है के, उसके बाद फिर ये आपका नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात ठीक है। तो अब यहाँ पे दो अलग अलग टाइम दिए हुए, मैं मान लेता हूं कि ये मेरा फर्स्ट जो है आपका टाइम है, हाफ लाइफ टाइम है, और ये मेरा पास सेकंड हाफ लाइफ टाइम है, ठीक है। तो ऊपर हम क्या कर देंगे भाई, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको मैं A1 मान लेता हूं, का n-1 हो जाएगा, और नीचे किसकी हो जाएगी A/2, यानी कि इस वाले की, तो यहां पे भी n-1 हो जाएगा। या फिर अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस फार्मूला को, कि t हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट वाला डिवाइड बाई सेकंड वाला, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इनकी कंसंट्रेशन, एंड यहां पे जरूर ध्यान रखिएगा n-1 आ रहा है स्टूडेंट, क्या आ रहा है यहाँ पे, n-1 आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई तो कर पाएंगे। अब इन्होंने बोला भाई इनिशियल कंसंट्रेशन अब कितनी है, 0.4 है। हाफ लाइफ टाइम देख लो भाई, जब टाइम 200 था, ठीक है, ऊपर आपने 200 किया, नीचे आपने 50 किया, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए, जब आपने यहाँ पे 200 किया तो यहाँ पे कितना था, 0.1 था, और जब आपने यहाँ पे 50 किया तो यहाँ पे 0.4 था। इसकी पावर n-1 कर दीजिए। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन गया जी, 4, ठीक है। अब इसको अगर आप 1/4 की टर्म में लेके आएंगे, तो इसको जब 1/4 लिखेंगे तो इसके ऊपर -1 आएगा। मानते हो ये बात? तो अगर देखो भाई ये 4 है, 4 को 1/4 बनाना है तो इसके लिए -1, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी आ गया 1/4 की पावर n-1। तो इन दोनों को इक्वल पुट करने से ये पता लग गया कि n-1 इज इक्वल टू -1, n-1 इज इक्वल टू -1। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा भाई आपका, ये वाली टर्म यहां पे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपका जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स आ रही है, ये आपका बेसिकली जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स आ रही है। एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूं, शायद फॉर्मूले में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहां पे ये 1 - n आएगा भाई, सॉरी, इसको आप करेक्ट कर ले। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो तभी होगी ना, सॉरी ये फार्मूला मैंने ही गलत लिख दिया। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, है ना, तो जीरो पुट करने पे तो -1 आ रही थी ना, ये गलती कर दी मैंने, यहाँ पे 1 - n आएगा। मैंने यहाँ पे आपको कहा कि जीरो ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो n-1 लिखोगे तो n0 पुट करोगे तो -1 आ रहा था, वो तो नीचे जा रहा था, इसलिए गलत लिख दिया इस फार्मूला को। ये करेक्ट कर ले भाई आप, बस ये करेक्ट कर ले कि यहाँ पे 1 - n होता है। कितना होता है? 1 - n होता है। इसको करेक्शन जरूर करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बात तो ठीक लिखी थी, बस फॉर्मूला गलती से लिख दिया 1 - n। तो यहाँ पे भी अब सारी जगह यही करना पड़ेगा, 1 - n यहाँ तो ठीक लिख दिया था, अब यहाँ पे वापस से इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 - n हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे स्टूडेंट, यहां से, है ना, इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो -1 इज इक्वल टू 1 - n। तो ये उस साइड जाएगा और ये प्लस, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? 2 आ जाएगी। तो दिस इज सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी आएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सी आएगा। इस बात को जरूर ध्यान रखें भाई, एक बार गलती से लिख दिया था मैंने, आप ध्यान दे लेना, है ना। हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड ही नहीं करता है, सेकंड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सेकंड ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स है। ये वाला फार्मूला जो है ये ध्यान रखना, अब आप आगे से ये वाला फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर जैम 2021 में भी क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, इजी सा कंसेप्ट होता, बस फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाती कई बार। अगर आपको हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर का याद है तो फिर आप इसको आराम से फॉर्मूले को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉलिड स्टेट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच गए हैं। द रेशियो ऑफ नियरेस्ट नाइबर, जैम 2020 में भी क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर, नियरेस्ट नाइबर पे, ठीक है। द रेशियो ऑफ नियरेस्ट नाइबर एटॉमिक डिस्टेंस इन बीसीसी एंड एफसीसी क्रिस्टल विद द सेम यूनिट सेल लेंथ एज लेंथ। देखिए भाई, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं यहाँ पे थोड़ा बहुत, तो ये हमारा मान लेते हैं भाई, हमने एक क्यूब बना लिया, ठीक है। ये हमने क्यूब बनाया यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और ये
तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, बीसीसी की ही बात कर लेते हैं। बीसीसी में नियरेस्ट नाइबर किस डिस्टेंस पे होगा। अब आप सभी को पता होता है स्टूडेंट इस बात का तो कि भाई बीसीसी में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, ये एक कॉर्नर, ये एक दूसरा कॉर्नर, और एक वो बॉडी के सेंटर पे होता है ना। इसका अगर आप कहो तो मैं कलर भी चेंज कर देता हूं, आपको सही दिखाई दे रहा है ना, वैसे हाँ दिखाई दे तो रहा है। फिर मैं इस बीच वाले का कलर ये वाला कर देता हूं, तो ये बॉडी का सेंटर हो गया, है ना, बॉडी का सेंटर। अब अगर आप इस बात को थोड़ा सा और ध्यान दें भाई, अब ये पूरा एक बॉडी का, इस बॉडी का डायगोनल बन गया ये यहां से अगर इनको मिलाओगे तो ये इस पूरी बॉडी का डायगोनल हो गया, ठीक है। तो आर डिस्टेंस ये है, 2r डिस्टेंस ये हो गया और r ये हो गया। तो यहां से हमें ये पता लगा भाई ये जो पूरा है, देखिए यहां पे कॉर्नर वाला जो है वो तो a डिस्टेंस पे है, जो कॉर्नर के दो एटम्स होते हैं वो तो a डिस्टेंस पे होते हैं, हमें पता है इस बात का, या फिर r/2 डिस्टेंस पे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरा जो है ना, ये पूरा कितना है भाई आपका, ये पूरा होता है √3a, क्योंकि ये आपका एक क्यूब का डायगोनल है, ये एक क्यूब का डायगोनल, तो इस यहां से इस पूरे की वैल्यू है √3/a। इसका हाफ करोगे तो कितना होगा स्टूडेंट, √3a/2 कर दोगे, ठीक है। लेकिन जो नियरेस्ट नाइबर है वो तो इसके भी हाफ डिस्टेंस पे आ रहे हैं ना, जो नियरेस्ट नाइबर है वो तो किस पे आ रहे हैं, इसी डिस्टेंस पे आ रहे हैं, है ना, नहीं इसी पे आ रहे हैं, नियरेस्ट नाइबर इसी डिस्टेंस पे आ रहे हैं। यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, दिस इज √3a/2, जो कि a से कम होता है। इसलिए बीसीसी का जो नियरेस्ट नाइबर होता है स्टूडेंट, वो आपका होता है √3a/2, और ऐसे आपको कितने 8 मिलते हैं, 8 नियरेस्ट नाइबर होंगे भाई, ऐसे 8 होते हैं, ये बात ध्यान रखना। आठों कॉर्नर की तरफ तो 8 होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। अगर पूछा ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8, या कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे नियरेस्ट नाइबर पे, 8। वहीं पे अगर आप एफसीसी की बात करते हैं, ये तो बीसीसी के लिए मैंने बताया है, एफसीसी के लिए क्या हो जाता है स्टूडेंट, एफसीसी के लिए, अब एफसीसी में क्या होता है ना, फेस का सेंटर होता है। जैसे मैं अगर आपको एक और स्लाइड लेके दिखाऊं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से, ये रहा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एफसीसी की बात कर रहे हैं। तो भाई एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, और ये फेस का सेंटर है, इस बार ये फेस का सेंटर है। अब ये वाला जो होता है स्टूडेंट, ये हमारा फेस का डायगोनल है। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसलिए इजीली निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू होती है √2a होती है। इसका आधा करेंगे तो ये तो नियरेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये होता है भाई आपका a/√2। कितना, a/√2। तो एफसीसी के लिए होता है a/√2, एंड एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए क्या होता है, √3a/2। अब बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए मैंने बता दिया a/√2। अब देख लो भाई क्या कह रहा है, किस किस का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, बीसीसी, और इसके नीचे लिख दो भाई आप a/√2, a/√2। इतनी बात आपको बोल दी है। अब मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन होगा ही नहीं। देखिए इसको a से a कैंसिल हो जाएगा, इस √2 को ऊपर लेके जाइए, यहाँ पे √2 एंड नीचे 2 है यहाँ पे, तो इससे ये काटोगे तो √2 आ जाएगा। तो इस पूरे को आप लिखेंगे √3/2। क्या लिखेंगे पूरे को, √3/2। तो ऐसा जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऐसा जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यस, दिस इज रिलेटेड टू ट्रांस इफेक्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। बहुत जबरदस्त ट्रिक मैंने इसके लिए बता रखी है। ऐसा सेम क्वेश्चन गेट में, सीएसआर नेट दोनों में पूछा जा सकता है, टीआईएफआर में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो भाई इसके लिए मैंने जबरदस्त वाली ट्रिक बना रखी है। द करेक्ट ट्रेंड इन द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव बाय pyridine इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। देखिए ये कह रहे हैं भाई इस क्लोरीन को निकालना है, ठीक है, और pyridine लगाना है। यहां से भी ये क्लोरीन निकलेगा, यहां से भी ये क्लोरीन निकलेगा, और यहां से भी क्लोरीन निकलेगा। अब कह रहे हैं भाई रेट को कंपेयर कीजिए। देखो स्टूडेंट डिफरेंस कहां पे आ रहा है, यहां पे लगा हुआ है मिथाइल, यहां पे लगा हुआ है फिनाइल, यहां पे लगा हुआ है क्लोरीन, एंड यहां पे लगा हुआ हाइड्रोजन हाइड्राइड, है ना। अब इसके लिए आपको ट्रांस इफेक्ट में ये पढ़ाया जाता है स्टूडेंट, भाई इसका जो रेट होगा वो डिपेंड करता है इसकी ट्रांस इफेक्ट की वैल्यू पे। एक सीरीज आपको पढ़ाई जाती है, तो जिसकी वो वैल्यू ज्यादा होती है उसके अपोजिट, उसके ट्रांस पोजीशन से निकलता है ग्रुप, है ना। जिसकी ट्रांस इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है उसके ट्रांस पोजीशन से ग्रुप निकलता है।
तो अब इनमें अगर आपको वैल्यू पता है ना, वो सीरीज याद है, तो ये क्वेश्चन निकल गया। तो उस सीरीज के लिए भाई मैंने बहुत जबरदस्त ट्रिक बना रखी है, वो आपको लिख के बता देता हूं, हालांकि एक अलग से वीडियो है। तो ट्रिक क्या कहती है स्टूडेंट, कान को नो, है ना, कान को नो। जैसे भाई कोई भी चीज आपको मतलब सर्व की जा रही है, दी जा रही है पीने के लिए, तो उसको उन्होंने कहा कि कान से पी लीजिए, तो आपने कहा कान को नो, है ना। उसके बाद फिर आपने क्या कहा, पर ऐसे हाँ, पर ऐसे हाँ, ठीक है, कान को नो पर ऐसे हाँ। उसके बाद आया यहां पे मैं पागल नहीं, है ना, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं हूं, ठीक है, मैं पागल नहीं हूं कि मैं कान से पीऊंगा। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, आई, आई भर कर पी, आई भाई जो लिक्विड आना था वो आया, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स आनी थी वो आई, फिर हमने भर के पी, आई भर कर पी, ओ, है ना, फिर ओ वाटर, नहीं, फिर ओ वाटर, है ना, यहां पे आएगा नहीं, मतलब ज्यादा हो गए भाई पी के, नहीं फिर ओ वाटर, नहीं फिर ओ वाटर। तो ये ट्रिक होती है स्टूडेंट, अगर ये याद हो जाती है तो आपको इजीली याद हो जाता है। तो देखिए कान का मतलब यहाँ पे किससे है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कान का मतलब यहाँ पे होता है सीएन से, सीएन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ओ का मतलब सीओ, एनओ का मतलब एनओ ही होता है, ठीक है। उसके बाद पर का मतलब होता है PR3, उसके बाद एएस का मतलब होता है ASHR3, R3 लगा लो यहाँ पे। हा का मतलब यहाँ पे H नेगेटिव से होता है, हा का मतलब यहाँ पे हाइड्राइड से होता है। एम का मतलब यहाँ पे मिथाइल से होता है। पागल का मतलब यहाँ पे फिनाइल से होता है। नहीं का मतलब यहाँ पे NO2 से होता है। आई का मतलब आई नेगेटिव से होता है, ये Br नेगेटिव, क्लोरीन, पिरिडीन। उसके बाद यहाँ पे अमोनिया आ जाता है नहीं का मतलब, फिर का मतलब फ्लोरीन आ जाता है, O का मतलब OH नेगेटिव आ जाता है, और यहाँ पे वाटर आ जाता है, यहाँ पे वाटर आ जाता है। तो अपना क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे, क्या क्या चीजें दी हुई है, हाइड्राइड, क्लोरीन, फिनाइल, मिथाइल। सबसे बढ़िया कौन है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है इनमें से, देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन की, ये रहा जी, हाँ इसकी सबसे ज्यादा है, फिर मिथाइल, फिर फिनाइल, और क्लोरीन की तो यहाँ पे है जी, क्लोरीन की तो यहाँ पे है, बस बात बन गई। इसका मतलब रेट सबसे ज्यादा होगा फोर्थ का, हाइड्राइड वाले का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद मिथाइल वाले का होगा। तो देखो भाई फोर्थ का सबसे ज्यादा आ रहा हो इन तीनों में, उसके बाद फर्स्ट वाला आ गया, और उसके बाद ये ए इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। तो जस्ट आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए, और इस सीरीज के ऊपर और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ यही नहीं है ना। प्रोडक्ट क्या बनता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, जिन बच्चों ने भी कोर्स ज्वाइन कर रखा उनको काफी अच्छे से इस बात का पता होगा, ये मैंने आपको क्लास में काफी डिटेल में करवाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिस इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप एनालिटिकल केमिस्ट्री से भी थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस टॉपिक होता है, उसका ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। इन क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, ठीक है, ऑफ मेटल आयंस, the ion which precipitate as a sulfide in the presence of H2S warm dilute HCl। तो भाई देखिए ये आपको जो लेबोरेटरी में टेस्ट करवाए जाते हैं बहुत बार, भाई आपको मेटल का पता, कटायन का पता करना होता है, एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल, इनका पता करना होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो इसके लिए एक टेबल दिखा रहा हूं स्टूडेंट में, आप उससे इजीली समझ पाएंगे। तो विच प्रेसिपिटेट एज ए सल्फाइड, सल्फाइड की फॉर्म में निकले जब उसके अंदर से प्रेजेंस ऑफ H2S इन दी वार्म डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो आइए इसके लिए एक टेबल दिखाता हूं, उस टेबल से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो देखिए ये जो मेटल्स आप देख पा रहे हैं, ग्रुप नंबर 2 की मेटल्स कौन कौन सी, Hg+2, Pb+2, बिस्मिथ, यहां पे देखिए BiS3 है। तो जब आप पास करवाएंगे H2S इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl, ये क्या करेंगे भाई, H2S करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ हीरा। तो क्या क्या बनाता है भाई, बिस्मिथ अपना यहाँ पे सल्फाइड बनाएगा ये वाला, ठीक है। HCl with common H positive ions decrease the ionization of H2S which gives low sulfide, hence only group second sulfides have low Ksp value are precipitated। तो यहाँ पे भाई बस यहाँ से क्वेश्चन खत्म ही हो गया ये।
और कहीं देखोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं कि जहां पे H2S इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl आ रहा हो। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी मेटल है। क्रोमियम है, क्रोमियम उसमें है ही नहीं भाई, उस टेबल में अभी दिखाऊंगा। एल्यूमिनियम भी नहीं है, कोबाल्ट भी नहीं है। तो आंसर क्या बच गया जी हमारा इस क्वेश्चन का? डी। आंसर क्या बच गया हमारा इस क्वेश्चन का? डी। अब देख लो भाई, इसके अंदर कहीं पे भी क्रोमियम नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है एंड आपका कोबाल्ट नहीं है इस ग्रुप नंबर सेकंड के अंदर। इसके अंदर बिस्मिथ जरूर प्रेजेंट है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बिस्मिथ ही लगा दिया। ये पूरी टेबल आपके बड़े काम की है, पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कुछ और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले। कई बार इनके कलर भी पूछ लेते हैं भाई, जैसे FeOH थ्राइस रेडिश ब्राउन कलर है, एल्यूमिनियम वाला व्हाइट कलर है, क्रोमियम वाला ग्रीन कलर है, काफी बार इनके कलर भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉपर सल्फाइड जो है वो ब्लैक कलर का होता है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे, इस टेबल के बारे में जरूर पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है क्वालिटेटिव एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। देखिए भाई बहुत इजी है। NO की बात करोगे ना, NO ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है। हमारा जो नाइट्रोजन होता है इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ठीक है भाई, मैं 5 बना देता हूं। तो यहाँ पे 2 तो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर हो जाते हैं, बट ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको साफ साफ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, और जहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे सब्सटेंस आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बस काम खत्म। तो NO तो पैरामैग्नेटिक पक्का होगा, सारों में ही दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं यहां से। अब बात आती है जी यहाँ पे O2। देखिए भाई, जिस भी बच्चे ने यहाँ पे MOT पढ़ी होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देखिए O2 का बॉन्ड ऑर्डर भले ही आपका 2 होता है, 2 होता है, और देखिए ये आपका VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या भी थी? लिमिटेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती कि O2 डायमैग्नेटिक होगा, इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हमारे कंसेप्ट के हिसाब से। बट MOT ने यह बात प्रूव की थी कि इसके अंदर तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब भाई ये पक्का ही पैरामैग्नेटिक होगा। तो भाई बिल्कुल O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पक्का ही पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, B2 की बात करेंगे तो स्टूडेंट B2 भी आपका पैरामैग्नेटिक होगा। B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, ये भी आपका कैसा होता है स्टूडेंट? पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है ये भी? इसके अंदर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इस वाले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। देखिए भाई आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से सिग्मा 1s। देखो मैं नीचे वाला तो सेम ही बना देता हूं कि 1s के अब बना लेना, उसके बाद यहाँ पे आता है कुछ इस टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनते हैं। हालांकि बहुत इजी है ये, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें से ऊपर दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर इस प्रकार से दिखा दिया जाता है, और 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक हम क्या दिखाते हैं स्टूडेंट? 21 करके ट्रिक बनाई हुई है मैंने, वो दिखाते हैं यहाँ पे। ये सिस्टम होता है किसके लिए? ये होता है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक। तो B2 है, B2 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 तो नीचे भरे गए हैं। ये तो कौन से है? ये तो 2p है। ये तो कौन से है? 2p है। और इसमें भी ये कौन सा पाई 2px होता है, ये भी आपका पाई 2py होता है, या आपका सिग्मा 2p, ये बॉन्डिंग वाले। तो 8 नीचे भरे गए, 9 और 10, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं B2 के अंदर भी। B2 के अंदर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्डिंग में होते हैं। और अगर आप O2 की बात करते हैं 16, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर भी। तो ये क्या हो गया भाई आपका? दोनों ही पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। हाँ, C2 जो होता है वो आपका डायमैग्नेटिक होता है, उसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कैसे भाई? देखो सेम यही कहानी बनेगी C2 के लिए भी। तो 10 थे, B2 में 10 थे, उसके बाद C2 के अंदर 12 होते, 11 और 12, तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं भाई क्या C2 पैरामैग्नेटिक होगा? नहीं जी। क्या ये तीनों पैरामैग्नेटिक होंगे? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। बस कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो क्या पूछ रहा है? दिस इज रिलेटेड टू CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn3 पॉजिटिव, Fe3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड जरूर यूज किया गया है, इनकी ये मैग्नेटिक मोमेंट है। करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। देखो भाई अब यहां पे बात ये आ गई है कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की बात करें तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0, कोबाल्ट +3 मैग्नेटिक मोमेंट 0 का मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं।
तो देखो मैं बनाता हूं यहाँ पे, कोबाल्ट +3 का मतलब होता है डी के अंदर 6, डी के अंदर 6 है ना, डी के अंदर 6। अब कोई भी अनपेयर्ड, अब हमें पता है कि T2G के अंदर मतलब ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है, कुछ इस तरीके से, नीचे T2G होता है और ऊपर क्या होते हैं EG। अब भाई आप अगर 6 इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर, डी के अंदर 6 है और आपको पता है कि उसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना आए तो आपको उसे लो स्पिन बनाना पड़ेगा। तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। ये सिचुएशन बनेगी कोबाल्ट के अंदर, कोबाल्ट +3 अगर वो जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे ये रहा। तो कोबाल्ट +3 के लिए जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, T2G के अंदर आप 2 2 2 भरिए और EG के अंदर आप 0 0 भरिए, EG के अंदर आप 0 0 भरिए। तो ऐसा कहां पे दिखाई दे रहा है, या फिर 6 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। इतनी बात से सिर्फ इससे, तो यहाँ पे 2 दिखा रहा है भाई EG के अंदर, हटा दो, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी 2 दिखा रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इनमें से आएगा। अब हमने देखा कि आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई, आयरन जो है आपका +3 में है। आयरन +3 का मतलब D5 और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे 6.06, मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं स्टूडेंट। हालांकि यहाँ पे ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट है, इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन और वगैरह भी काफी कंसेप्ट होते हैं, वो बाद की बातें हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखो भाई, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब आ सकते हैं, 5 तब आ सकते हैं जब आपने सभी को 1 2 3 4 5 इस तरीके से भरा हो। तो ये क्या बन जाएगा जी, T2G के अंदर आ जाएंगे 3 और EG के अंदर आ जाएंगे 2, तब जाके तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तब जाके। तो Fe3 पॉजिटिव वाले का आएगा आपका तीसरा आंसर। कितना आएगा भाई यहाँ पे, ये वाला कि T2G3 एंड EG2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ही ये C आएगा भाई। अब देखना, इन्होंने बोला कि Mn3 पॉजिटिव और 4 पॉइंट, देखिए एक और ट्रिक मैंने आपको बता रखी स्टूडेंट, ये देखिए भाई आपका डेसिमल से पहले जितने नंबर लिखा होता है ना, उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक्सेप्शन था इसमें, क्योंकि इसमें और भी ऐड चीज होती, वहां पे 4 लिखा हो तो 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 4 कैसे आ सकते हैं। Mn3 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, D4, क्या D के अंदर 4, और अगर चारों के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का डाटा 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा जी T2G के अंदर 3 भर दो और EG के अंदर 1 भर दो, T2G के अंदर 3 एंड EG के अंदर 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा C इज द करेक्ट आंसर। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन, इजी था, अच्छा क्वेश्चन जरूर था लेकिन इजी था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। यस, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे हम करें, मेन ग्रुप एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं। अमंग फ्लोइंग कंपाउंड विच हैविंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, भाई इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको कमेंट करना है कि किसका हो। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, जैसे आपने अगर याद हो तो आपको पढ़ाए जाते हैं अल्केन्स के बारे में, अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट। तो वहां पे आपको यह पढ़ाया जाता है कि जैसे जैसे आपका मोलिकुलर वेट बढ़ता है, जैसे जैसे आपका मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं, तो ये बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। तो बात ये है कि डाउन द ग्रुप जाने से मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 14 के क्लोराइड से, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। तो नीचे जाने से क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि आंसर आना चाहिए CCl4 का लोवेस्ट होगा, CCl4 के लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होने चाहिए, ऐसा आपको लगेगा, है ना। हालांकि होने यही चाहिए थे, बट एक्सपेरिमेंटल डाटा बड़ा यहाँ पे डेविएट कर गया और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता ही रहा सिलिकॉन। SiCl4 जो होता है इसके लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है ना, बुक्स में लिखा हुआ है और भी आपको काफी जगह मिल जाएगा। तो इसमें एक्सप्लेनेशन करने जैसा कुछ नहीं, आप इसको बोल सकते हैं कि ये प्रकार से एक्सेप्शन है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर C दिया गया था, आप डाटा चेक करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो भाई वैसे तो कंसेप्ट यही होता है कि डाउन द ग्रुप जाने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो सबसे कम CCl4 के होने चाहिए थे, बट एक्सपेरिमेंटल डाटा के हिसाब से C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ज्यादा एक्सप्लेन करने का था नहीं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड, OMC, ऑर्गेनोमेटालिक्स में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है, उसका ये क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये समझते हैं कैसे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है,
द करेक्ट ऑप्शन हैविंग वन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर विच मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। इसको आप ध्यान रख दीजिए, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होती है, बाय हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। पहले मैं आपको वैसे बता देता हूं कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट। मान लीजिए भाई मेरे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स है MLN मेटल और यहाँ पे लिगेंड है। अब इसकी रिएक्शन यहाँ पे हम किसके साथ करवाते हैं, किसी AB कंपाउंड के साथ करवाते हैं, ठीक है। और AB कंपाउंड के साथ ये देखिए नाम से ही पता लग रहा ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कोई चीज आगे ऐड होती है ना, ऐड होगी एंड ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज करता है। इस रिएक्शन की खास बात क्या है स्टूडेंट, कि यहाँ पे एक तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा एंड यहाँ पे दूसरी बात होती है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स भी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, दोनों चीजें। उसके बाद भाई जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले ये रिएक्शन शो करते हैं, स्पेशली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, अगर कोई दो और आके लिगेंड चिपक जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जनरली आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। तो यहाँ पे भाई इस रिएक्शन का जो स्टेप होता है स्टूडेंट वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो ये मेटल होती है ये इसको अप्रोच करती है, ये वाला यहाँ पे, और ये वापस यहाँ पे आ जाता है। तो पहला स्टेप ये होता है कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है इस कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे ये देखिएगा भाई, तो मेटल जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, है ना, मेटल जितनी ज्यादा, अगर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इस रिएक्शन का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। मेटल जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी उतना ज्यादा ही रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन रहेगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इजिली अब आप समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको इन दोनों ऑप्शंस में से बताना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में से बताना है किसका कौन ज्यादा रिएक्टिव। तो हम देखते हैं यहाँ पे भाई इरिडियम मेटल सेम है, ठीक है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे PME3 का थ्राइस है, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक CO आ गया स्टूडेंट, है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम ही है, यहाँ पे आ गया CO। अब आप सभी को पता होगा CO क्या होता है स्टूडेंट, CO होता है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ये क्या करता है भाई, मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेता, पाई एसिड लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं। तो ये CO क्या करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन ले ली, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रेट भी कम हो गया, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रेट भी कम हो गया। इसलिए भाई इन दोनों की बात करोगे, इस फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट का रेट ज्यादा होता है। तो इन दोनों ऑप्शन को हटा दीजिए, C और D ऑप्शन को हटा दीजिए, भाई फर्स्ट का रेट ज्यादा होगा। अब बात आती जी इन दोनों ऑप्शंस में कैसे देखें। देखिए भाई यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे एक CO है, यहाँ पे कोई भी CO नहीं है। अब बात यह आएगी स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इरिडियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है एंड यहाँ पे इरिडियम आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो भाई अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम है। हालांकि भले ही यहाँ पे CO एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगा हुआ है, बट प्रॉब्लम कहां पे आएगी स्टूडेंट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन देने को है ही नहीं। अब ऐसे आप समझ सकते हैं, है ना, ये ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, मेटल से तो लेगा ना, यहाँ तो परमानेंट ही 3 पॉजिटिव का चार्ज आया हो ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा भाई, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ही आएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ही आएगा, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी आंसर आपको बता रहा हूं ऑफिशियल आंसर की से ही मैं आपको बता रहा हूं। ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड का बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, दिस इज रिलेटेड टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड एस ब्लॉक का ये क्वेश्चन है। तो इनमें से बताना अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट द डेंसिटी फॉलो दिस ऑर्डर। क्या डेंसिटी ये ऑर्डर फॉलो करती है भाई, पहला देखिए अगर आप बात करेंगे डेंसिटी की, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी की अगर आप बात करेंगे तो इसका मतलब होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो नीचे जाने से जब भी आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मास भी इंक्रीज करता है एंड वॉल्यूम भी इंक्रीज करती है। मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो डेंसिटी डिक्रीज करनी चाहिए। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है जनरली कि भाई डाउन द ग्रुप जाने से डेंसिटी इंक्रीज करती है। जनरली ये देखा जाता है
कि डाउन द ग्रुप जाने से डेंसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है स्पेशली अल्कली मेटल्स के अंदर ही। तो वो क्या एक्सेप्शन आता है, देखिए भाई, ठीक है, लिथियम से ज्यादा होती है पोटासियम। देखिए ये एक्सेप्शन आ जाता है स्टूडेंट यहाँ पे कि पोटासियम की डेंसिटी लिथियम से कम होती है, पोटासियम की डेंसिटी लिथियम से कम होती है, एक्सेप्शन है। बाकी सब सही चलेगा फिर रुबिडियम सीजियम। तो यहाँ पे तो ये गड़बड़ी होगी भाई, ये कह रहे हैं कि लिथियम की डेंसिटी ज्यादा होगी सोडियम से, एकदम से हटा दीजिए, एकदम से हटा दीजिए। उसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ये रहा, डाउन द ग्रुप जाने से आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम हो जाएगी, तो नीचे जाने से आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, ठीक है। लेकिन भाई ये कह रहे हैं कि सोडियम की कम होगी पोटासियम से, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। द मेल्टिंग पॉइंट फॉलो दिस ऑर्डर, क्या मेल्टिंग पॉइंट ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा इसके कंपैरिजन में? तो ये भी करेक्ट ऑर्डर नहीं होता स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ये रहा, डाउन द ग्रुप जाने से सोल्युबिलिटी इन वाटर, डाउन द ग्रुप जाने से डाउन द ग्रुप जाने से जो अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी भी एंड थर्मल स्टेबिलिटी भी, दोनों चीजें डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज करती है। तो ये बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लिथियम कार्बोनेट से ज्यादा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से ज्यादा पोटासियम एंड पोटासियम से ज्यादा सीजियम। ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट से आप इसको रिलेट कीजिएगा। कार्बोकटाइन में आपको पढ़ाई जाती है कौन सी रिएक्शन है भाई? सेमी पिनाकोलोन टाइप का ये क्वेश्चन है, सेमी पिनाकोलोन टाइप का ये क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं भाई क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ये अल्कीन है एंड दिस इज मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड, MCPBA है ये स्टूडेंट। ये क्या है आपका? MCPBA, मेटा है ना, मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड है। तो देखिए जब भी आपको अल्कीन दिख जाए और MCPBA दिख जाए, एकदम से इपोक्सिडेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इपोक्सिडेशन। हाँ, अगर C डबल बॉन्ड O दिख जाए और MCPBA तो वहां पे होता है बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन, BVO, ठीक है। तो पहला स्टेप यहाँ पे जो होगा स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, काफी बढ़िया क्वेश्चन होता है ये अपने आप में। तो ये देखिएगा पहला स्टेप इसका जो होगा वो काफी सिंपल है और उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको होगी नहीं। मुझे एक बार चेक करते रहने दीजिए भाई इसको, तो एक मिनट और देखना पड़ेगा। हाँ, MEU ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे भाई इसको थोड़ा सा आप ऐसे बना सकते हैं। अरे भाई क्या मामला हो रहा है, चलो इसको आप यहाँ से हटाओ, तो दोबारा ही बनाते हैं पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाएंगे। ये रहा इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे दिखा दो, इसके ऊपर ME लगे हुए हैं दो, ठीक है, और यहाँ पे आपका OH लगा हुआ है और यहाँ पे आपका भाई इपोक्सिडेशन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपका इपोक्सिडेशन हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर कुछ लगा हुआ है तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं लगा हुआ अभी फिलहाल तो, ठीक है। अब इपोक्सिडेशन तो हो गया। अब भाई ये इसके साथ साथ ये एसिड भी तो है ना, MCPBA एक एसिड भी तो है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये वाला जो OH है ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, है ना। तो लोन पेयर डोनेट करने के बाद ये स्टेप मैं अब यहीं पे दिखा देता हूं भाई आपको कि अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा इसके ऊपर। O के ऊपर H आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहां तक तो सही है। इसके बाद होगी स्टूडेंट रीअरेंजमेंट, है ना। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी। और होता क्या है देखिएगा, इस बात को ये ध्यान से देखिएगा, अगर आपका ये वाला बॉन्ड है ऐसे, तो इसका ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करता है, इसके अपोजिट ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करता है। अगर ये वाला बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा, कुछ इस प्रकार से आप समझ लीजिए, या फिर इनमें से कोई भी एक बॉन्ड आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको कुछ इस तरीके से दिखा जाएगा कि ये वाला यहाँ पे ब्रेक करेगा और ये वाला ब्रेक करेगा, तो यहां से यहाँ पे अप्रोच आएगी, ये वाला यहाँ पे माइग्रेट करेगा। इसमें भाई स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको नेमिंग करना बड़ा जरूरी हो जाता है, तो पहले आप नेमिंग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए भाई, ये हमारा कार्बन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको मैं कलर पता नहीं आपको कौन सा दिखाई देगा, शायद ये दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना, देख लेना। इसको 1 बोल देते हैं, दिखाई दे रहा है। इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं, इसको 5 बोल देते हैं, इसको 6 बोल देते हैं, इसको 7 नंबर बोल देते हैं एंड इसको 8 नंबर बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने एक बार हमारी नेमिंग कर दी है।
मैं एक बार देख लेता हूं, कैमरे में सही दिख रहे हैं लगभग भाई। तो अब हमने क्या किया भाई, इसको यहां से तोड़ना है, इसको यहां से तोड़ना है। तो जैसे ही आप देखेंगे इसको, थोड़ा सा रफ करके देखते हैं, तो ये वाला बॉन्ड यहां से आप हटा दीजिए इसको। चलो आगे ही बना देता हूं मैं स्ट्रक्चर को दोबारा से। तो अब यहां पे 6 और 2 आपस में जुड़ेंगे, 6 और 2 आपस में जुड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, 6 और 2 आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। अब भाई यहां पे इस स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा समझिए, ठीक है, ऐसे। तो भाई ये देखिए, ये तो आपका अभी यहाँ पे है ट्राई, मतलब 3 लगे हुए हैं इसके ऊपर, तो 4 के ऊपर तो 3 लगे हुए हैं। अब ये कार्बन अगर इसके साथ जुड़ेगा जाके, तो इसके ऊपर भी 3 हो जाएंगे। तो इसको 2 मान लीजिए आप, देखिए इसको आप 2 नंबर मान लीजिए, 2 नंबर कार्बन, और ये आपका 4 नंबर कार्बन हो गया, ठीक है ना। 6 को आपने 2 से जोड़ देना है, 6 को आपने 2 से जोड़ देना है, और 13। अब देखो 4 और 2, 4 और 2 ये ब्रिज हेड हो गए, 4, 2 और 4 ब्रिज हेड हो गए। अब इनके ऊपर देखिए क्या क्या चीजें लगी हुई है। सबसे पहले हमने देखा भाई 4 एक तो 5 से कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे 5 बना लेता हूं मैं, ये 5 नंबर हो गया, और दूसरा ये 6 नंबर हो गया, है ना, क्योंकि 2 6 से कनेक्टेड है। आ गई जी बात समझ में। उसके बाद 4 8 से कनेक्टेड है, 4 8 से कनेक्टेड है। अब ये 6 जो है ये 7 से कनेक्टेड है, जो ये 6 नंबर है ये 7 से कनेक्टेड है। और एक मिनट, इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा भाई, 5 यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, उस साइड दिखा दीजिए आप, इसको मेरे हिसाब से आप यहाँ पे दिखा दीजिए। ये हो गया जी आपका 5 नंबर, ये हो गया आपका 6 नंबर, इस प्रकार से। 2 के साथ क्या लगा होगा भाई, इस पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है, एक CH2OH लगा हुआ है, ठीक है, ये CH2OH हो गया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इसके साथ 6 जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ साथ में 3 भी जुड़ा हुआ है, 3, इन दोनों के बीच में अब 3 लगा दीजिए, 2 और 3 के बीच में ऊपर की तरफ ये क्या लग गया, ये हमारा 3 नंबर आ गया, 3 नंबर, ठीक है। तो भाई 6 के साथ 7 भी जुड़ा हुआ है, और 7 के साथ जुड़ा हुआ है 8 ना, इस प्रकार से इन दोनों को। तो एक मिनट रुकिएगा भाई, इसमें हम आंसर देखते हैं, आंसर से आप काफी हद तक आइडिया लगा पाएंगे कि क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। अच्छा भाई एक स्टेप तो मैंने यार लगाई नहीं, यहाँ पे ये गड़बड़ होगी ना, दिक्कत तो यहाँ पे हो गई, दिक्कत यहाँ पे हो गई भाई, यहाँ पे ये भी तो लगा हुआ है ना, OH भी तो लगा हुआ है। जैसे ये यहाँ पे अप्रोच करेगा, ये जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ना, तो ये वाला भी तो यहाँ से वो करेगा, इस प्रकार से ये वाला डबल बॉन्ड O आएगा 7 नंबर पे, 7 नंबर अब ये बना लेते हैं, और 8 नंबर ये बना लेते हैं, इसके ऊपर लग गया डबल बॉन्ड O, और 8 नंबर के ऊपर अब क्या लगेगा, 2 मिथाइल, 8 नंबर के ऊपर क्या लगेंगे, 2 मिथाइल। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन का दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। और ऐसा आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऐसा जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी। अभी मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए भाई ठीक है, सबसे पहले तो हमने इपोक्साइड बनाया, उसके बाद H पॉजिटिव कहां से आया, एसिड है ही वो, ठीक है। तो यहां से भाई ये वाला यहां अटैक करेगा, तो ये वाला यहां अटैक करेगा। तो जैसे ही ये नेगेटिव हुआ होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ होगा, तो इस पॉजिटिव के ऊपर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर आ गया 7 नंबर पे, तो ये 7 नंबर पे C डबल बॉन्ड O बन गया, ठीक है। उसके बाद जो 2 है वो 6 से जुड़ा हुआ है, तो 2 6 से जुड़ा हुआ है, 6 5 से जुड़ा हुआ है, 5 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 4 नंबर 8 से जुड़ा हुआ है, तो 4 नंबर 8 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 8 7 से जुड़ा हुआ है, 8 7 से जुड़ा हुआ है, सारे आपस में कनेक्टेड हो गए, 7 2 से जुड़ा हुआ है, ये रहा। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। हालांकि जो भी बच्चे भाई कोर्स के स्टूडेंट हैं, जिसने कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, उनको तो मैंने काफी डिटेल में काफी ऐसे एग्जांपल्स करवाए हैं। हालांकि आपको भी क्वेश्चन ये काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, नेमिंग कर लेनी है पहले ऐसे क्वेश्चंस में, उसके हिसाब से आपको ये चीजें बनानी होती है। तो ये आपको कार्बोकटाइन में पढ़ाया जाता है, सेमी आपकी पिनाकोलोन टाइप की टाइप्स होती है, 5 टाइप्स, उनमें से एक टाइप्स होती थी, ठीक है। तो होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, सॉरी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल काइनेटिक्स नहीं, केमिकल शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, सॉरी, ठीक है। तो इन 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल शिफ्ट ऑफ दिस, देखिए ये X है, ये Y है और ये Z है। देखिए ये तो आपका जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो हाइड्रोजन है ये ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो ये आप सभी को पता होगा, ये आपका शिल्डेड रीजन में आ जाता है, तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम ही होती है, सेकेंडरी वाले की ज्यादा होती है, सेकेंडरी की मतलब सेकेंडरी बोले तो आपका अल्कीन वाला जो होता है ना,
कार्बन कार्बन का ये वाला, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू, क्योंकि ये डीसिल्डेड रीजन में आता है, एंड आइसोट्रोपिक इफेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भाई नियर अबाउट होती है 3 के आसपास, इसकी वैल्यू 3 के आसपास होती है। अब ये जी प्राइमरी है, ठीक है, ये प्राइमरी जो है हाइड्रोजन है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 1 के आसपास, 1.3 के आसपास, बट ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है ये डीसिल्डेड ग्रुप है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डीसिल्डिंग की वजह से इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है भाई। तो मान लेते हैं कि भाई इसकी 1.5 यूनिट से इंक्रीज कर गई, 1.5 से इंक्रीज करेगा, तो 1.5 ऐड करोगे तो ये लगभग आपका 2.8 के आसपास या 2.7 के आसपास आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2.7 के या 2.78 के आसपास आ जाएगी। अब बात आती है जी इसकी, अब देखिए ये भी डीसिल्डेड ग्रुप है, तो ये भी वही सेकेंडरी है, पहली बात तो पहली बात ये सेकेंडरी है, इसकी वैल्यू वैसे ही ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे O वाला भी डीसिल्डेड लगेगा एंड इस ट्रिपल बॉन्ड की भी डीसिल्डिंग लगेगी, इसकी वैल्यू वैसे वैल्यू होती थी 2 के आसपास सेकेंडरी वाले की, तो एक डीसिल्डेड यहां से लगेगा 1.5 का एंड यहां से भी लगेगा 1 का, तो इसकी वैल्यू लगभग पहुंच जाएगी 4.5 के आसपास, इसकी वैल्यू पहुंच जाएगी 4 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो इसका मतलब Y की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद किसकी हो जाएगी जी, Y की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद X की होगी, और उसके बाद सबसे कम यहाँ पे Z की होने वाली है भाई, सबसे कम Z की, Y की सबसे ज्यादा पक्का, तो इस क्वेश्चन का डी आएगा भाई। ये थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी फिर ऐसा मान लेना, और ये थोड़ी सी और कम रही होगी फिर पक्का, ये 2.7 के आसपास रही होगी, 3 के आसपास रही होगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसको आपको सोचना पड़ेगा, हालांकि यहां से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि Y की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होने वाली है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, दिस इज रिलेटेड टू बायोमोलिक्यूल्स, नेचुरल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, वुल्फ डिग्रेडेशन रिएक्शन आपको पढ़ाई जाती है, ऐसा करके एक नाम होता है, वही रिएक्शन है ये। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे, 26 नंबर क्वेश्चन है, द फ्लोइंग रिएक्शन डी ग्लूकोज प्रोडक्ट P बनेगा among the flowing compound which one give the same product P under the identical reaction conditions। ठीक है भाई, अगर हम जैसा डी ग्लूकोज के साथ ये रिएक्शन करवाई, P प्रोडक्ट मिला, अब इनमें से किसकी रिएक्शन करवाएं कि सेम प्रोडक्ट जो ग्लूकोज के दौरान मिला वही मिले, होता क्या समझिए। सबसे पहले इस रिएक्शन का मीनिंग समझिए, होता क्या है। देखिए भाई इस रिएक्शन में होता क्या है, वैसे तो मैं ग्लूकोज बनाऊं या ना बनाऊं जरूरत भी नहीं है, लेकिन बना देते हैं पूरा ग्लूकोज ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे होता है CHO, यहाँ पे OH H, यहाँ पे H OH OH H H OH एंड यहाँ पे होता है C2OH। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्या होता है यहाँ पे, जब आप Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, Br2 ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट कर रिएक्शन करवाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, इसका ऑक्सीडेशन। देखो अब ये नीचे वाला एक बार मैं इसको ऐसे रखता हूं क्योंकि इसका कोई ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं। तो अब यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चलो 2 को रख लेते हैं, ऊपर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH ऐसा का ऐसा, ये H ऐसा का ऐसा, ये OH और ये रहा, बाकी सारा सेम, मतलब नीचे वाला सेम। इसके बाद जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं ना, ये नेक्स्ट, दिस इज फेंटन्स रिएजेंट, H2O2 एंड Fe2SO4 थ्राइस के साथ, जब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे यहाँ पे H2O2 एंड Fe2SO4, या फिर इसकी जगह भाई कई बार FOAOC थ्राइस भी लिखा मिलता है, फेंटन्स रिएजेंट बोलते हैं नीचे वाले। तो अब ये क्या करता है, इस पर्टिकुलर ग्रुप को, ये जो है इस पूरे को किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, इस पूरे को, इस कार्बन के समेत, CHO था मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये था, अब इस पूरे को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट, देखिएगा कलर चेंज कर लेता हूं मैं। तो इस पूरे को क्या करेगा, ये H था, ठीक है, ये H रहा, ये OH रहा, इस पूरे को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, एक कार्बन कम कर दिया है CHO के अंदर। तो इस ये रिएक्शन में होता क्या है ना स्टूडेंट, अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे ना, तो ये 5 कार्बन बना देगा, बनाएगा वही एल्डिहाइड, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप बोलेंगे, चेन कम कर देगा, है ना। एक होता है चेन इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होता है, ये खास बात होती है इस रिएक्शन की। ठीक है, इसका पर्टिकुलर नाम भी होता है भाई, इसे हम वुल्फ डिग्रेडेशन ऐसे करके इसको नाम दिया जाता है कुछ, आप स्पेलिंग वगैरह अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, ये पढ़ाई जाती है ऑलरेडी। ठीक है, तो ऐसा अब जो हुआ है ये किस किस के अंदर हो सकता है। देखिए आपको देखना नीचे वाला फंक्शन ग्लूकोज से मिलता हुआ कहां पे है, देखिए यहाँ पे H आ रहा है, ये तो ग्लूकोज से मिलता ही नहीं है, हटा दो एकदम से। अब देखो यहाँ पे 2 H आ रहे हैं,
तो ये ध्यान से देखिए, ये काफी हद तक मिल रहा है ग्लूकोज से, क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर जो है ये तो CHO में कन्वर्ट होना ही है ना, और ये वाला जो नीचे है ये ग्लूकोज से मैच खा रहा है जी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, क्योंकि नीचे उसको मत देखो, इसको आप देखिए, इससे इसको हट, ये तो हटेगा, ये तो पक्का, ये तो आपका CHO में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा देख लो कि एक OH यहाँ पे और 2 OH राइट साइड में, ये किसके अंदर है, तो ये सिर्फ इसी के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए सारे OH एक साइड में है, यहाँ पे भी तीनों OH सेम साइड में, इसलिए C और D नहीं होंगे, इसलिए C और D नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आना था दैट इज B इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इस पेपर का सबसे बढ़िया है ना, अगर 2-3 क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे इस पेपर में, तो उनमें से एक ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा गया था, स्टैंडर्ड बुक से ही उठाया गया था, डायरेक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे सेमी पिनाकोल वाला क्वेश्चन था, वो भी बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। तो देखते हैं जी क्या है पूरी कहानी, समझते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या? सबसे पहले समझिए, ट्राइफ्लोरोएसिटिक अनहाइड्राइड के साथ H2O2 गिवन है, यानी कि पर ऑक्साइड तो यहाँ पे भी दे रखा है। ट्राइफ्लोरो, इसको बना लेते हैं पहले, ये क्या होता है ट्राइफ्लोरो, तो ये क्लोरीन सॉरी कार्बन, ये रहा, ये अनहाइड्राइड बनाना है स्टूडेंट, तो अनहाइड्राइड तो ऐसे बनता है, दिस इज ट्राइफ्लोरोएसिटिक अनहाइड्राइड है। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड बनाते तो कैसे बनाते, C+OOH बना देते, ठीक है, दिस इज ट्राइफ्लोरोएसिटिक अनहाइड्राइड। अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी है, मतलब यहाँ पे H2O2 भी गिवन है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या होता है ना स्टूडेंट, पहला स्टेप ये होगा यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा इस प्रकार से, और ये H इसके लिंक में आ जाएगा। तो यहां से हमें 2 चीजें मिलेंगी, एक तो हमें मिलेगा ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड CF3C≡OH, तो एक तो ये मिल गया हमें ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, और दूसरा जो हमारे काम की बहुत ही बढ़िया चीज है दैट इज, यहां पे दूसरा हमें क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा जी CF3C≡OOH, दिस इज ट्राइफ्लोरो पर एसिड बोलेंगे इसे, ये क्या है, पर एसिड है। यहां पे अगर ये पर एसिड है तो यहां पे अब चांस बन गए, यहां पे देखिए C≡O दिखाई दे रहा है, C≡O दिखाई दे रहा है, और यहां पे हमें पर एसिड दिखाई दे रहा है। अब यहां पे जो रिएक्शन होगी दैट इज बेयर्स-विलेजर ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी स्टूडेंट, बेयर्स-विलेजर ऑक्सीडेशन। और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होता है ना, वही माइग्रेट, उसी के साइड O लगाते हैं। जिसने भी आप में से अगर किसी ने बेयर्स-विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी होगी तो ऑलरेडी ये बात आपको पढ़ाई जाती है, कुछ इस तरीके से होता है भाई। मान लीजिए कि ये आपको कीटोन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर MCPBA के साथ भी करवा देते हैं, क्योंकि वो भी एक पर एसिड ही होता है, तो क्या प्रोडक्ट मिलता था, कुछ इस टाइप से क्या प्रोडक्ट मिलता था, ये C≡O, यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है तो कहीं पे O लगा देते थे। बट अगर अनसिमेट्रिकल हो, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ इस टाइप का हो जाता क्वेश्चन, ये रहा, तो अब किस साइड लगाते हैं, जिस साइड ये ग्रुप लगा हुआ उसी साइड O लगाते थे, तो ये रहा, और यहां पे बीच में O लगता, इस साइड नहीं लगता, इस साइड। तो सेम यहां पे ये काम हमें करना पड़ेगा, सेम यहां पे ये करना पड़ेगा कि भाई यहां पे ऑक्सीजन घुसा दीजिए, इसके अंदर ऑक्सीजन घुसाइए, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको तो कैसे किया जाएगा जी, पहला स्टेप इस रिएक्शन का जो हो जाएगा वो ये होगा, ये ऐसा कैसा, यहाँ पे O, यहाँ पे C≡O, और बाकी एक बार हम ऐसा कैसा सारा रखते हैं। इसके साथ ही और क्या क्या लगा हुआ भाई, यहाँ पे मिथाइल अबोव द प्लेन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल बिलो द प्लेन लगा हुआ है, इसके बाद और भी लगे हुए हैं भाई यहाँ पे कुछ, तो एक OH लगा हुआ है, सॉरी मिथाइल नहीं है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, और इसके ऊपर शायद 2 मिथाइल लगे हुए, सॉरी गलत बना दिया, इसके ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए, और यहाँ पे OH लगा हुआ है ना, कुछ इस टाइप से। तो पहला जो स्टेप होता है स्टूडेंट यहाँ पे दैट इज बेयर्स-विलेजर ऑक्सीडेशन, पहला स्टेप। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या रिएक्शन करवाएंगे, अब होगी SN1 रिएक्शन। क्या कौन सी रिएक्शन होती है स्टूडेंट, SN1 रिएक्शन होगी। ये एसिड तो है ही यहाँ से, अब भाई यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये वाला अब यहाँ पे अपने आप से ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये जब ब्रेक होगा यहाँ पे तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन,
यहाँ पे ये मिथाइल तो है, Me 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकटाइन है, तो ये बना जी कार्बोकटाइन। ये इंट्रामोलिकुलर SN1 है। अब क्या होगा, ये रहा जी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, है ना, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, तो ये यहां से यहां अटैक करेगा। लेकिन ये आप सभी को पता है कि कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे भाई, SN1 में पहले कार्बोकटाइन बनता है ना, कार्बोकटाइन। तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन है, काफी स्टेबल है ही। तो यहाँ पे आपका ये H हाइड्रोजन यहाँ पे आप दिखा सकते हैं इस प्रकार से। ये रहा जी, ये कार्बन रहा, ये कार्बन रहा, और इस कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये स्टेप हुआ। अब यहाँ पे Me ऐसा कैसा लगा हुआ है, Me ऐसा कैसा लगा हुआ है, और ये OH है जो है यहाँ पे, शायद इसकी पोजीशंस नहीं दिखा रखी, अबोव द प्लेन है बस। ये OH क्या है यहाँ पे, अबोव द प्लेन है। वैसे तो आप इसकी चेयर बोट फॉर्म बना लेना भाई, इसकी बोट फॉर्म बना लेना, उससे समझ में आ जाता है। लेकिन बोट फॉर्म बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो सिंपल ये कहूंगा कि अब यहाँ से ये वाला अबोव द प्लेन से अटैक करेगा इसके ऊपर, तो अटैक करेगा तो यहाँ पे अबोव द प्लेन O आ जाएगा, अबोव द प्लेन O आ जाएगा, मिथाइल आपका बिलो द प्लेन चला जाएगा। और देखते हैं अब ऐसा कहां पे दिखाई दे रहा है। देखो ये तो बचना नहीं है, क्योंकि आगे भी रिएक्शन आएगी, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर SN1 देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये तो बचना नहीं है, ये भी बचना नहीं है, हाँ अब ये भी बचना नहीं है। अब आ गया ये वाला आंसर, क्या आ गया जी, ये वाला आंसर आ गया। ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पहले आपको बेयर्स-विलेजर ऑक्सीडेशन करवाना था, उसके बाद आपको इंट्रामोलिकुलर SN1 रिएक्शन करवानी थी। इंट्रामोलिकुलर SN1 ही क्यों करवानी थी, उसका रीजन है कि 3 डिग्री कार्बोकटाइन है, स्टेबल कार्बोकटाइन यहाँ पे बन रहा है। ओ ये ऐसा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री में भी कंफ्यूज करता तो ऐसा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बी भाई, CSR नेट में ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था जून 2019 के अंदर, सेम क्वेश्चन आया था और ये सेम क्वेश्चन जैम के अंदर पूछा। दिस इज रिलेटेड टू बेंजाइन इंटरमीडिएट। ये किसका क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है। और इस मैकेनिज्म का नाम जो होता है वो होता है एलिमिनेशन देन एडिशन। बेंजाइन इंटरमीडिएट में जो मैकेनिज्म होता है दैट इज एलिमिनेशन देन एडिशन। भाई पहले एलिमिनेशन होगा और उसके बाद यहाँ पे आपका एडिशन होता है। अब इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये कि यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, 2 ही प्रोडक्ट मिलते हैं। क्यों कह रहा हूँ ऐसा समझते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा, समझिएगा इस बात को बड़ा ध्यान से। ये रहा जी, ये रहा, यहाँ पे ये पिरिडीन है, पिरिडीन, यहाँ पे ये रहा क्लोरीन, और ये आपका NaNH2, ये NH2 नेगेटिव बेस होता है। तो भाई अब हमारे पास यहाँ पे 2 एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है। कौन कौन से भाई, एक तो ये वाला, पहला स्टेप यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन, एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है भाई। तो कौन से वाला यहाँ पे ज्यादा एसिडिक होगा, तो भाई कौन से वाला यहाँ पे ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला हाइड्रोजन आपका ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे N का -I इफेक्ट लगेगा, N का -I इफेक्ट लगेगा। तो भाई आपने क्या करना है, यहां से ये नेगेटिव, इसका अटैक यहाँ पे करवा देना और क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हमारा जो बेंजाइन है भाई, हमारा जो बेंजाइन है वो कुछ ऐसे बनेगा। यही स्टेप होता आपका, पहले एलिमिनेशन हो गया यहाँ पे, पहले क्या हो गया, एलिमिनेशन। ठीक है, अब हमें करवाना है स्टूडेंट एडिशन। अब हमें क्या करवाना है, यहाँ पे एडिशन करवाना है। ठीक है भाई, तो अब एडिशन 2 जगह होगा भाई यहाँ पे। एक तो आप इसके ऊपर एडिशन कर, मतलब जो NH2 है वो यहाँ पे अटैक करे और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। दूसरा हो सकता है कि यहाँ पे अटैक करे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो भाई देखो अब बात ये है कि अकेला ये तो नहीं पॉसिबल हो सकता, वैसे 2 लगे हुए NH2 NH2 ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। इन दोनों में से आंसर आएगा, B और C में से आंसर आएगा। अब देखना चाहिए इन दोनों में से कौन सा आएगा। देखो यहाँ पे आपका ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, तो ये बात अब थोड़ा सा समझिएगा भाई, 1 मिनट, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें बढ़ रही है हमारी। तो ये देखो यहाँ पे भाई, इसको आप चेंज कीजिए, इसका आंसर आना चाहिए आपका C। इसका आंसर C आएगा, B नहीं आएगा भाई। C इज द करेक्ट आंसर। दोबारा से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो स्टूडेंट, हमने बोला कि ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसका -I लगेगा। एक और रीजन हो सकता है यहाँ पे कि भाई ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी तो है ना, तो उसकी रिपल्सन होगी, उसकी रिपल्सन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये वाला जो बेंजाइन बनेगा ये ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा। कौन सा वाला ही बनाना पड़ेगा, ऊपर वाला ही बनाना पड़ेगा, वही ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। तो ऊपर वाला अगर आप बनाएंगे फिर ऊपर ही अटैक होगा भाई,
फिर क्या हुआ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना लीजिए। अब यहाँ पे अटैक करवाना है, या इस साइड बनाओगे तो इस साइड अटैक हो जाता है, एक ही बात है वो। तो अब आंसर जो आएगा कि भाई इसके यानी कि नाइट्रोजन को फर्स्ट मानोगे तो सेकंड थर्ड पे लगेगा और फोर्थ पे लगेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी आना था, न कि आपका बी। इसको जरूर करेक्ट करें भाई, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है ये ज्यादा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ये जो लोन पेयर है ये दोनों आपस में क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, ऊपर वाला ही हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। उसी हिसाब से हमें ये प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। हालांकि इन दोनों में से भी मेजर माइनर बताया जा सकता है, वो मैंने आपको क्लासेस में ऑलरेडी बताया, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल इन द एक्वस मीडियम। देखते हैं जी क्या क्या है भाई। ये देखो, ये फिनोल है, ये अल्कोहल है, ये एसिड है, एंड दिस इज कीटोन। तो आप सभी को पढ़ाया जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम के पीछे ही एसिड लग रहा है भाई, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं आपका इनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड। और तो कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी फ्लोरीन लगा हुआ, माइनस का इफेक्ट लग रहा है, तो इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। उसके बाद भाई ये फिनोल, ये अल्कोहल और ये फिनोल है। तो देखिए भाई, जब आप यहां से प्रोटॉन निकालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, फिनोक्साइड आयन, ये स्टेबल होता है, तो इसलिए भाई फिनोल आर मोर एसिडिक देन नॉर्मल अल्कोहल्स। नॉर्मल अल्कोहल से फिनोल ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता लग गया भाई, थर्ड सबसे ज्यादा, उसके बाद नंबर आएगा फर्स्ट का। तो इस ए ऑप्शन को हटा दो, बी ऑप्शन को हटा दो। अब भाई उसके बाद आएगा अल्कोहल का नंबर, सबसे कम होता है आपका ये जो एसीटोन है ना, ये कीटोन, इनकी एसिडिटी सबसे कम होती है, मतलब सबसे कम, इनमें से सबसे कम हो जाएगी। तो सेकंड ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, सेकंड, उसके बाद आपका फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद थर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, द कंपाउंड फॉर्म्ड अपॉन सब्जेक्टिंग एन एलोफेटिक अमाइंस। तो ये टेस्ट भी होता है एलोफेटिक अमाइंस के लिए, है ना। तो ये एक टेस्ट है, इस टेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, किसकी रिएक्शंस करवाई जाती है, तो यहाँ पे भाई हम एलोफेटिक अमाइंस की रिएक्शन करवाते हैं NaCN के साथ, NaCN के साथ करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा समझाने का होता नहीं, ये जिस सिंपल एक टेस्ट होता है भाई आपका, है ना, एलोफेटिक अमाइंस के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। तो ये थे जी हमारे पार्ट 2 जैम 2019 के क्वेश्चन पेपर का। अगर आप में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में या कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।